हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने नए साल की शुरुआत की। 2023 में हमने कदम रखा। 2023 इंडिया के लिए या पूरे भारत के लिए एक खास ईयर है, चाहे हम G20 की बात करें या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कैसे हमारे लिए खास है? क्योंकि ये तो इंटरनेशनली लेवल पे मनाया जाने वाला है। 2021 में इंडिया की रिकमेंडेशन पे UNFAO ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। तो बेसिकली ये है कि जो हमारी बात थी वो पूरे ग्लोबली रिकमेंड की गई और 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए मनाया जाना है। तो मिलेट्स हमारे लिए कैसे खास है, क्या हमारी प्रेजेंट स्थिति है, क्यों इस पे फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, वेलकम टू iExamB। सो मेरा नाम है कैलाश तिवारी। हम अपनी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे कि वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। सो दोस्तों, आप सभी को पता है, एक तो हम अनाज की बात करते हैं और एक हम मोटा अनाज की बात करते हैं। सो सिंपल सी बात अगर हम समझें तो जो धान है और गेहूं है वो हमारे नॉर्मल सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आते हैं। उसके अलावा जो हमारे मिलेट्स हैं ये मोटा अनाज में आते हैं, चाहे रागी हो, रागी जिसको मडुआ बोलते हैं, बाजरा पर्ल मिलेट या फिर प्रोसो मिलेट हो, कोदो मिलेट हो, ज्वार है, ज्वार जिसको आप सभी देखते हैं कि उसको हम फॉडर के रूप में भी यूज करते हैं, चरी भी बोला जाता है कहीं पे, और सोरगम भी बोला जाता है, फॉक्सटेल मिलेट। इसके अलावा लिटिल मिलेट्स, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड मिलेट। तो इन सब पे फोकस किया जा रहा है। अब इसके कई सारे रीजन हैं क्यों इस पे इतना फोकस किया जा रहा है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट अचानक से हमको आन पड़ी है। सो बेसिकली धीरे धीरे समझेंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 resolution adopted by the UN General Assembly on 3rd March 2021 decided to declare 2023 as the International Year of Millets। तो ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने इसको रिकमेंड किया। तो ये आप देख सकते हैं। देन मिलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कई टाइप के मिलेट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं कि कौन सा किस रीजन में होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मिलेट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या पल्सेस, जैसे हम कहते हैं ना कि पल्स कैटेगरी, दालें हैं, दलहन, जो ऑयल सीड्स वाली क्रॉप होती है जिनको हम तिलहन कहते हैं, ऐसे ही अनाज, वैसे ही हम मिलेट्स कहते हैं। मिलेट्स क्या है? मिलेट्स आर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रास दैट आर ग्रोन एज द ग्रेन क्रॉप प्राइमरली ऑन मार्जिनल लैंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो अब आप देखिए ड्राई एरिया। सो ड्राई एरिया मतलब जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, यहाँ या फिर जहां पे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कैसा है, रेनफेड। रेनफेड मतलब वर्षा आधारित कृषि जहां पे की जाती है। और ड्राई एरिया है बेसिकली, चाहे टेम्परेट हो, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, हर एरिया पे ये ग्रो हो जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है जहां पे हम धान नहीं ग्रो कर सकते, धान को पानी की जरूरत है, वहां पे हम अनाज को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे एंशिएंट फूड में भी इसके दिखते हैं, ग्रोन इन 131 कंट्रीज, मिलेट्स ट्रेडिशनल फूड फॉर 59 करोड़ पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये हमारे कई सारे, आपने देखा भी होगा हमारे खुद, मतलब हम अगर हम गांव में देखें, अभी तो हम शहरों की तरफ आ जाते तो हम गेहूं और आटे पे ही आ जाते या फिर चावल पे आ जाते, बट आप देखेंगे कि हमारी थाली में मिलेट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे तो अगर जैसे एशिया वाले रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया अंडर मिलेट्स 162 लाख हेक्टेयर, प्रोडक्शन 215 लाख टन है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और जो एरिया है वो एशिया में ही है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एरिया और प्रोडक्शन 6 और 12 है। इसके अलावा यूरोप में, इसके अलावा अमेरिकन कंट्री में। तो ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो एशियाटिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और एरिया भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक तो कि कौन सा मोटा अनाज सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, दूसरा किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलेट्स ग्रो होते हैं। सो ये टॉप 5 स्टेट है। टॉप 5 स्टेट्स में कौन कौन है? यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और उसके अलावा हरियाणा है। ये 5 स्टेट है। अब इन 5 स्टेट में भी टॉप रैंक किसकी है? वो है राजस्थान की। सो फर्स्ट रैंक किसकी है? राजस्थान की। अब मैंने आपसे बोला कि मोटा अनाज में कौन सी सबसे ज्यादा क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो वो है बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका 10.86 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स। और जो कंट्रीब्यूशन है टोटल मिलेट्स में वो कितना है? 60.5%। तो मिलेट्स में 60% जो कंट्रीब्यूशन है किसका है? बाजरा का। इसके अलावा देखेंगे ज्वार, जिसको सोरगम और चरी भी हम कहते हैं, उसका 4.78 मिलियन टन प्रोडक्शन है, 26.6% इसका कंट्रीब्यूशन है। ओके, हर एक मिलेट के अपने फायदे नुकसान है, नुकसान तो नहीं है, बेसिकली फायदा ही है।
सो इंडिया प्रोड्यूसेस 80% ऑफ एशियाज एंड 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हो कि हमारी रैंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर हमारा जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में कितना महत्वपूर्ण है। देन ग्लोबल एवरेज यील्ड कितनी है 1229 केजी पर हेक्टेयर और इंडिया की कितनी है 1239 केजी पर हेक्टेयर। मतलब ग्लोबल जो प्रोडक्टिविटी है उससे भी ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी है। अब सिनेरियो देखेंगे कि क्यों हमको इसको इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी है, क्यों फोकस किया जा रहा है। बेसिकली इतनी सी बात आप सभी को पता है कि किसान जनरली आज के टाइम पे मोटा अनाज ग्रो नहीं करते क्योंकि फूड हैबिट्स में नहीं है और उसके अलावा उसकी मांग उतनी ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन भी कम होगा। सो अगर आप देखेंगे 1950-55 में आप देखिए ये बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वाली चीज है, एरिया कितना ज्यादा था, एरिया के साथ साथ जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी। अब धीरे धीरे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पीरियड आया 1965 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड आया, तब तक ये इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किसमें किया गया पैडी एंड वीट पे, तो इसका आप देखेंगे एरिया बिल्कुल डिक्रीज होता चला गया, प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता हुआ चला गया। प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। प्रोडक्टिविटी क्या है पर यूनिट या फिर पर हेक्टेयर एरिया कितना प्रोडक्शन, तो पहले कम होता था अब ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हम अच्छे बीज यूज करते हैं, मतलब जितने भी एरिया में हो रहे हैं वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है क्योंकि अच्छे बीज है, अच्छे इनपुट है, सारी चीजें बेटर है पहले के कंपैरिजन में। बट एरिया भी कम हो गया है और डेफिनेटली प्रोडक्शन भी कम हो गया है 1950 के कंपैरिजन में अगर आप ओवरऑल चीजों को देखेंगे। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी है आज के टाइम पे इनको ऊपर लेके आने की। न सिर्फ ये मिलेट्स की बात है बल्कि ये पल्सेस की भी कहानी है और इसके साथ साथ ऑयल सीड्स की भी यही कहानी है। सबके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग मिशन चलाए हुए हैं और हमारी जो डिपेंडेंस है वो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे ये जो फार्मर जो सबसे ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं वो पैडी वीट करते हैं, उसके अलावा कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी क्रॉप्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ऑयल सीड्स खासकर, पल्सेस खासकर, और जिसकी वजह से आप सभी को पता है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खर्च होता है। अब 7 सूत्र क्या है, थीम क्या है? सो सबसे पहले तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, अल्टीमेट एम वही है। देन वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग एंड रेसिपी डेवलपमेंट, क्योंकि इसके थ्रू इनकम जनरेशन बेटर हो सकती है। प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई, बट फार्मर को बेटर प्राइस नहीं मिल पाते हैं, तो बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए क्या है, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग। देन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड द कलेक्टिव डेवलपमेंट, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमको किसी भी चीज को नए सिरे से लेके जाना है इनोवेशन के साथ, तो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स को समझने और समझाने की जरूरत है। अवेयरनेस क्रिएशन, इंटरनेशनल आउटरीच एंड द पॉलिसी इंटरवेंशन की गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू जो मिलेट्स हैं या फिर बाकी सारी चीजों को काफी ज्यादा फेमस फोकस और फेमस भी कर रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए आप देखेंगे mygov.in में एक सेपरेट पेज बनाया गया है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छी चीज है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि लोगो कंपटीशन फॉर द मेगा फूड इवेंट में लोगो बनाने के लिए टैग लाइन कंपटीशन है, उसके अलावा प्लेज है, उसके अलावा क्विज है, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि मिलेट से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर रही है। तो ये वेबसाइट में आपको जाके सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इस तरीके से आप और भी सारी चीजें जान सकते हैं। सो आई होप कि आपको बेसिक जस्ट समझ आया होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का। आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा लिंक में आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चेरी, अभी हमने डिस्कस किया था, तो चेरी का क्या नेम है आप बताइएगा। विच स्टेट इज लीडिंग इन द मिलेट्स प्रोडक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि नेशनल ईयर इंडिया ने कब सेलिब्रेट किया था मिलेट्स के लिए, तो थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी अगर आपको नहीं पता है तो। नेम द मिलेट, कुट्टू। कुट्टू हमने हर किसी ने सुना होगा ना, व्रत में हम कहते हैं कुट्टू के आटे की रोटी खानी है या फिर कुछ भी चीज है, तो कुट्टू कौन सा मिलेट है ये आपको बताना है। एंड आपको ये भी बताना है कि विच स्टेट इज लीडिंग इन द पल्स प्रोडक्शन, क्योंकि कई बार हम अगेन कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। आई होप कि आपको याद रहेगा, सो दैट कि इस आने वाले साल में या फिर जो हम साल में हैं 2023 में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जरूर करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड।